हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। क्या नाम है? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, और उसके बाद फिर केमिकल इक्वेशन, सैंपल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन, इसमें हमारा पहला पॉइंट क्या है कि केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद द न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। मतलब कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं ये एक ऐसा प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नए सब्सटेंस बनते हैं जिसकी प्रॉपर्टीज भी नई होती है। मतलब जैसे पहले जो सब्सटेंस था उसको जब रिएक्ट किया गया तो जो नया सब्सटेंस बना है उसकी प्रॉपर्टीज पहले वाले से अलग होगी। जैसे अगर हम डे टू डे लाइफ के कुछ एग्जांपल लें तो क्या क्या है, जैसे दूध का खट्टा हो जाना, सार्डिंग ऑफ मिल्क, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही बनना, उसी तरह से खाना पकाना, जैसे खाना कच्चा होता है और जब हम पका देते हैं, और जो हमारे बॉडी में डाइजेशन होता है, ये सारे एग्जांपल्स हैं केमिकल रिएक्शंस के, जो कि हम डेली लाइफ में, हमारे डेली लाइफ में होता है, जो कि हम लोग उतना ध्यान नहीं देते। और इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल हैं, स्क्रीन पे आप ये देख के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब दूसरा पॉइंट क्या है कि केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग चेंजेस। केमिकल रिएक्शंस में देखिए क्या क्या चेंजेस होता है। रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ध्यान से देखिएगा, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक्स प्लेस बिटवीन द रिएक्टिंग सब्सटेंस टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस हैविंग एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्या होता है कि केमिकल रिएक्शंस में एटम्स जो होते हैं उनका केवल रीअरेंजमेंट होता है। जो रिएक्टिंग सब्सटेंस होता है और जो नया सब्सटेंस बना है उनके बीच में जो एटम्स होते हैं उनके पास, उनका ना रीअरेंजमेंट हो जाता है। मतलब पहले कुछ और था, अब ये किसी और जगह चला गया। रीअरेंजमेंट, आप समझ सकते हैं मीनिंग ऑफ रीअरेंजमेंट। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं कि ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड टेक्स प्लेस। जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं उसमें पहले से वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो नया केमिकल सब्सटेंस बनता है उसको क्या फिर रीअरेंज हो जाता है। ठीक, तो ये आई होप कि दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब हमारा है तीसरा पॉइंट कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट, ओनली अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक्स प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब केमिकल रिएक्शंस होता है तो एटम्स क्या होता है, दूसरे एलिमेंट में चेंज नहीं हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई एक एलिमेंट है, उसका एटम्स दूसरे एलिमेंट में चेंज नहीं होता, सिर्फ क्या होता है कि एटम्स का रीअरेंजमेंट हो जाता है उनके बीच में। ठीक है, लेकिन एलिमेंट चेंज नहीं होता। ठीक, आई होप कि ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया। अगला पॉइंट देखिए क्या है, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स क्या होता है, जो केमिकल रिएक्शंस में पार्ट लेता है, ठीक है, उसे हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। अगला पॉइंट है द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। जो नया सब्सटेंस बनता है केमिकल रिएक्शन में उसको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। और रिएक्टेंट्स क्या कहते हैं, किसको कहते हैं, जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, हिस्सा लेता है, उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। और जो नया सब्सटेंस बनता है केमिकल रिएक्शन के बाद उसको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि when magnesium ribbon is heated, it burns in air with dazzling white flame to form a white powder called magnesium oxide। आप सबने मैग्नीशियम ऑक्साइड का नाम सुना होगा। जब भी मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं हम, अगर हीट करते हैं तो वो जब जलता है तो उसमें एक वाइट फ्लेम के साथ जलता है, और जो पाउडर जलने के बाद ना वहाँ पे कुछ पाउडर से बच जाते हैं और उस पाउडर को हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, जैसे देखिए अगर हम इसको ऐसे लिखें तो पहले हम मैग्नीशियम लेते हैं, मैग्नीशियम कैसा लेना है, रिबन की तरह। ठीक, फिर उसमें हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं जो कि हमें एयर में ऑलरेडी हमें मिल जाता है। फिर जब हम इसको हीट करेंगे तो हमें मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि क्या होता है, एक पाउडर होता है व्हाइट कलर का। ठीक, बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय रबिंग विद अ सैंड पेपर। दिस इज डन टू रिमूव प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन। जब हमें
अगर मैग्नीशियम रिबन को जलाना है तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, पहले ना सैंड पेपर के साथ उसको क्लीन करना पड़ेगा। और ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए ताकि उसके ऊपर ना क्या होता है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ठीक, उसको हटाने के लिए। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में, व्हाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। तो इसका आंसर हम क्या दे सकते हैं, दिस इज डन टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है करेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमें पता कैसे चलेगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ है, या फिर अगर किसी भी दो सब्सटेंस को अगर हमने ऐड किया है या फिर आपस में उन्हें मिलाया है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शंस के, और कौन कौन से हैं, पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन स्टेट्स। अगर इनमें से कोई एक भी करेक्टरिस्टिक्स अगर हमें देखने को मिलेगा तो हम क्या बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। सपोज मान लीजिए अगर इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया, या फिर कई बार फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होता है, मतलब इनमें से कुछ कोई भी एक अगर हुआ है तो हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन टेकन प्लेस, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। ये देखिए इससे नाम से ही पता चल रहा है, इवोल्यूशन का क्या मतलब होता है, निकलना, बाहर निकलना, ऑफ गैस मतलब गैस का बाहर निकलना। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब है कि अगर हम जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में अगर रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलता है। ये जो रिएक्शन है इसको आप ना लेबोरेटरी में भी एक बार ट्राई कर सकते हैं, मतलब प्रैक्टिकली आप करके देख सकते हैं। उसके लिए आप सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक टेस्ट ट्यूब लेना पड़ेगा, ठीक है। और फिर उस टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, आपको थोड़ा जिंक ग्रेन्यूल्स डालना है। जिंक ग्रेन्यूल्स का मतलब है कि जिंक के ना कुछ दाने डालने हैं, ठीक। और उसके बाद उसमें क्या करना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल देना है। और जब आप उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो आप देखेंगे कि वो जो जिंक ग्रेन्यूल्स है उसके अगल बगल में आपको कुछ ना बबल्स दिखाई देंगे, और वो जो बबल्स दिखाई देगा आपको वो हाइड्रोजन गैस का बबल्स होगा, ठीक है। तो इससे हमें पता चल गया कि हाइड्रोजन गैस इसमें टेकन प्लेस गया। अच्छा, इसमें एक और बात है कि जब हम इस रिएक्शन को आप परफॉर्म करेंगे ना, ये जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड वाले को, तो आप जब देखेंगे कि जो टेस्ट ट्यूब है उसको जब आप रिएक्शन करने के बाद जब टेस्ट ट्यूब को आप टच करेंगे तो आपको ना वो हॉट लगेगा, मतलब पहले से कुछ गर्म लगेगा। तो इस रिएक्शन को हम ये भी कह सकते हैं कि चेंज इन टेम्परेचर भी हुआ है इसमें, ठीक है। तो कुछ हम कह सकते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ गैस तो हुआ ही है, साथ में चेंज इन टेम्परेचर भी हुआ है, ठीक। उसी तरह से दूसरा आप ये भी एक्टिविटी आप कर सकते हैं अपने लैब में। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब हम सोडियम कार्बोनेट और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में रिएक्शन करवाते हैं तो वहां पे कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है। अब हम आप बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इसमें हमें ये पढ़ने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि प्रेसिपिटेट होता क्या है। तो देखिए, अ प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट विच सेपरेट्स आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब है कि प्रेसिपिटेट एक सॉलिड प्रोडक्ट होता है जो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन के समय अलग हो जाता है, ठीक है। नहीं समझे, मतलब एक सॉलिड प्रोडक्ट होगा। जब हम केमिकल रिएक्शन करेंगे किसी भी सब्सटेंस का तो देखेंगे कि उसमें से कोई दूसरा प्रोडक्ट जो है वो उससे अलग है बिल्कुल, ठीक है। जैसे चलिए एग्जांपल से समझते हैं, जब क्या किया जाता है, व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ लीड नाइट्रेट देन अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लीड आयोडाइड इज फॉर्म्ड। इसका मतलब है जब पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन को लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन में डाला जाता है तो वहां पे एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है जो कि किसका होता है, लीड आयोडाइड का होता है। इस एग्जांपल को ना आप अपने केमिस्ट्री लैब में भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेना है। टेस्ट ट्यूब या फिर आप इसकी जगह ना बीकर भी ले सकते हैं, टेस्ट ट्यूब या फिर बीकर, ठीक है। और फिर उसमें क्या करना है, हमें लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन लेना है। कौन सा सॉल्यूशन लेना है, लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन।
और फिर लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन में क्या करना है, हमें पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन डालना है। लीड आयोडाइड सॉल्यूशन में पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन डालना है, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। और जब आप फिर उसके बाद आप देखेंगे वहाँ पे एक येलो कलर का ना प्रेसिपिटेट बनेगा। मेरा मतलब कि वो जो येलो कलर का प्रेसिपिटेट होगा वही एक सॉलिड होगा जिसको हम प्रेसिपिटेट भी कहते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, ये पहले क्या करना है, टेस्ट ट्यूब या फिर बीकर लेना है। उसके बाद उसमें क्या करना है, लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन डालना है। फिर उसके बाद क्या करना है, उसमें पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन डालना है। और जैसे ही पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन डालेंगे तो उसमें क्या दिखाई देगा, में येलो कलर का प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो फॉर्मेशन यहाँ पे बन गया फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। और इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि चेंज इन कलर भी हुआ है। क्यों, क्योंकि पहले सॉल्यूशन क्या था, पहले तो कलरलेस था, मतलब कोई कलर ही नहीं था, और उसके बाद क्या हो गया, वो सॉल्यूशन येलो कलर का हो गया। तो हम ये भी कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट तो हुआ ही है, साथ ही साथ चेंज इन कलर भी हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार आप दूसरा एग्जांपल है, केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। इसका मतलब है कि सल्फ्यूरिक एसिड और बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन के बीच में जब रिएक्शन करवाते हैं तो वहां पे भी एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है बेरियम सल्फेट का, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में आई होप कि आपको समझ में आया। वैसे ये ना आप लेबोरेटरी में जब परफॉर्म करेंगे तो आपको इससे ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक। अब कुछ केमिकल रिएक्शन है जिनको हम चेंज इन कलर जब होता है तभी भी हम कहते हैं कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। मतलब कि कभी कभी क्या होता है, जब हम केमिकल रिएक्शन के दौरान चेंज इन कलर में भी चेंज जो होता है वो भी हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो उससे भी हमें क्या पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है या फिर हुआ है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल when citric acid reacts with potassium permanganate solution then the purple color of potassium permanganate solution disappears। इसका मतलब क्या है, जब सिट्रिक एसिड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन के साथ क्या करता है, जब रिएक्ट करता है तो जो पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन जो होता है उसका कलर पर्पल होता है। वो पर्पल कलर से क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है या फिर डिसअपियर हो जाता है उसमें कलर। इस एग्जाम्पल को आप लेबोरेटरी में कैसे परफॉर्म करेंगे, सबसे पहले क्या करना है आपको, वही काम सबसे पहले तो हमें एक टेस्ट ट्यूब लेना पड़ता है या फिर एक बीकर लेना पड़ता है। तो इसमें से आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। पहले भी आपको बता चुका हूँ तो अब मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। टेस्ट ट्यूब या फिर बीकर लेना है। फिर उसके बाद क्या करना है, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन डालना है। कौन सा सॉल्यूशन डालना है, पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, ठीक है। और जब आप पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन डाल देंगे तो तीसरा स्टेप हमारा होगा, उसमें क्या करेंगे, एक ड्रॉप लेंगे और उसमें नींबू का जूस या फिर लेमन जूस आप कह सकते हैं, उसको ड्रॉप वाइज डालेंगे, ठीक है। कैसे डालेंगे, ड्रॉप वाइज डालेंगे। अब इसको हम जैसे मान लीजिए कि ये टेस्ट ट्यूब में हमने पहले क्या किया, पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन डाला। अब उसके बाद हमें क्या करेंगे, ड्रॉप लेंगे और उसमें से एक दूसरे बर्तन में आप नींबू का जूस पहले से रख लीजिए और उसके बाद एक दो ड्रॉप हम इस पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन में डाल देंगे। और डालने के बाद क्या करेंगे, शेक करेंगे हम, मतलब हिलाएंगे। और उसके बाद देखेंगे कि कलर में चेंज हुआ तो या नहीं। अगर नहीं हुआ होगा तो फिर से हम 2-3 ड्रॉप लेंगे और फिर से उसमें डाल देंगे और शेक करते रहेंगे। और कुछ देर बाद आप ऐसे करने के बाद देखेंगे कि जो पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन था कैसे कलर का था, पर्पल कलर का था। वो अब कैसे कलर का हो गया, कलरलेस हो गया। मतलब उसमें अब कोई कलर ही नहीं रहा, ठीक है। मतलब पर्पल से कलरलेस हो गया। तो ये भी इसमें चेंज इन कलर हो गया ना। मतलब पहले क्या था, पर्पल था, उसके बाद क्या हो गया, कलरलेस हो गया, ठीक है। तो ये हो गया चेंज इन कलर। दूसरा एग्जांपल है जो कि आप खुद करेंगे, ये मैं फिर भी एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू अ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन देन ऑरेंज कलर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन चेंजेस टू ग्रीन। इसका मतलब है जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस को हम पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन से पास करते हैं, कौन से गैस को, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को जब हम एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन से पास करते हैं तो उसका जो कलर होता है पहले तो ऑरेंज होता है, वो किस में चेंज हो जाता है, ग्रीन में, ठीक है। एक बार फिर से समझिए, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन से पास किया जाता है तो जो पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन होता है उसका कलर पहले ऑरेंज होता है, और जैसे ही हम उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है, वो फिर ग्रीन में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपना।
चलिए अब हम अगला कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन का, जो कि क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, इसे नाम से ही पता चल रहा है कि तापमान में चेंज होना। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स हैं जो जिसे समझ लेना चाहिए। जैसे चेंज इन टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर मीन्स राइज इन टेम्परेचर और फॉल इन टेम्परेचर। ठीक है, या फिर टेम्परेचर में बढ़ना या फिर टेम्परेचर का कम होना। ठीक है, अगला जो आगे जो टर्म है वो हमें पढ़ना है, द कंपाउंड कैल्शियम ऑक्साइड इज नोन बाय टू कॉमन नेम्स, लाइम एज वेल एज क्विक लाइम। मतलब जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसको हम लाइम भी कह सकते हैं और क्विक लाइम भी कह सकते हैं। ठीक है, क्विक लाइम मीन्स वही जिसे आप आमतौर पे चूना कहा करते हैं। ठीक है, अगला जो टर्म है वो है द कंपाउंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज स्लेक्ट लाइम। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसको हम स्लेक्ट लाइम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन टर्म्स थी जो हमें पता होना चाहिए था। ठीक, अब एक एग्जांपल लेते हैं। व्हेन क्विक लाइम्स रिएक्ट्स विद वाटर, जब क्विक लाइम्स वाटर के साथ रिएक्ट करता है, देन स्लेक्ट लाइम इज फॉर्म्ड एंड लॉट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, इसका मतलब है जब क्विक लाइम पानी के साथ रिएक्ट करता है तो हम देखते हैं कि वहां पे क्या बनता है, स्लेक्ट लाइम बनता है और बहुत ज्यादा एनर्जी भी प्रोड्यूस होता है। जैसे आप आमतौर पे ये भी देख सकते हैं, जब घर वगैरह में पेंट होता है तो चूना में क्या किया है, जब पानी डाला जाता है तो आप देखेंगे कि जो बकेट है, जो बाल्टी है, उसको आप छुएंगे तो वहां पे बहुत ज्यादा हीट आपको अनुभव करेंगे। ठीक है, द रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर टू फॉर्म स्लेक लाइम इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन हुआ है क्विक लाइम और वाटर के बीच में, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कह सकते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है द रिएक्शन विच इवॉल्व्स द हीट। ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट निकले, उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अगला रिएक्शन जो कि अभी हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा था, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक ग्रेन्युल्स एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज आल्सो कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर। क्या करते हैं, जब हम जिंक ग्रेन्युल्स में, मतलब जिंक के दानों में जब हम क्या डाल देते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमें क्या देखने को मिलता है, थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज होता है, चेंज इन टेम्परेचर, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल है व्हेन बेरियम हाइड्रोक्साइड is added to ammonium chloride taken in a test tube and mixed with a glass rod, then barium chloride, ammonia and water are formed. ठीक है, a lot of energy is absorbed during this reaction due to which the temperature of reaction mixture falls and the bottom of test tubes becomes very cold. This it is an endothermic reaction. ये क्या कह रहा है कि जब बेरियम हाइड्रोक्साइड को हम अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन में ऐड करते हैं, ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड को जब आप अमोनियम क्लोराइड में ऐड करेंगे और उसके बाद आप क्या देखेंगे, वहां पे ना अमोनिया और पानी बनेगा। क्या क्या बनेगा, अमोनिया और पानी। कब बनेगा, जब हम बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को एक साथ मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, अमोनिया और वाटर। और उसके बाद आप देखेंगे जब टेस्ट ट्यूब को आप छुएंगे नीचे की तरफ, उसके बॉटम को, तो वहां पे ना आपको बहुत ठंडा महसूस होगा, बहुत कोल्ड महसूस होगा। तो इससे ये भी पता चल रहा है कि फॉल इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर कम हुआ है। तो यहाँ पर भी चेंज इन टेम्परेचर हुआ है और ऐसे रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें क्या हो, हीट एब्जॉर्ब हो जाए, मतलब हीट कम हो जाए। ठीक है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन जहां से हीट बाहर निकले। अब हमारा लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है चेंज इन स्टेट। ठीक, चेंज इन स्टेट का मतलब पहले किसी और स्टेट में था और अब एक कुछ और स्टेट में हो गया। और ये ना बहुत आसान है, आप अपने घर में भी देख सकते हैं। जैसे व्हेन वैक्स इज बर्न देन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म्ड। जब आप मोमबत्ती को जलाते हैं तो क्या होता है, वहां से देखते हैं कि पानी निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड आप देख नहीं सकते, लेकिन आप पानी को तो देख सकते हैं ना। तो वहां पे दो चीज निकलता है जब आप मोमबत्ती को जलाते हैं। पहला क्या, पहला तो पानी निकलता है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ठीक है, तो बस इसमें यही है, बाकी चीज भी अब बहुत सारे एग्जांपल है, आप देख सकते हैं। अब हम कुछ और बातें डिस्कस कर लेते हैं। The chemical reaction between zinc granules and dilute sulfuric acid shows two characteristics: evolution of gas एंड चेंज इन टेम्परेचर। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि कुछ रिएक्शंस ऐसे भी हैं जो एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं। जैसे जब रिएक्शन होता है जिंक ग्रेनुअल्स और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में, तो वहां पे क्या क्या होता है, एक तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, तो एक तो इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, और दूसरा क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, एक और ऐसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन एंड लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन shows two characteristics: formation of a precipitate and change in color। ठीक है,
जब हम रिएक्शन करते हैं किसके बीच में, पोटेशियम आयोडाइड और लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन के बीच में, तो वहां पे हमें दो चीजें देखने को मिलती है। पहला क्या कि एक प्रेसिपिटेट बनता है और दूसरा कलर में चेंज होता है। तो कुछ रिएक्शंस ऐसे भी हैं जो एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं। तो अब हमारे दूसरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है केमिकल इक्वेशन। तो चलिए अब इसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि केमिकल इक्वेशन होता क्या है ना। तो देखिए, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन with the help of symbols and formulae of the substances involved in its known as chemical equation। देखिए, केमिकल रिएक्शन जिसको हम सिंबल्स या फिर किसी फॉर्मूले के हेल्प से जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो उसी को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कोई भी रिएक्शन है उसको अगर आप या तो उसका फॉर्मूला लिख के रिप्रेजेंट कीजिए या फिर कुछ उसके सिंबल्स हैं उसको लिख के रिप्रेजेंट कीजिए, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। जैसे एग्जांपल, जिंक मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। जब जिंक मेटल रिएक्ट करता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। अब इसी को अगर हमें केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, जिंक का क्या फॉर्मूला होता है, Zn। ठीक है, और वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, उसका फॉर्मूला क्या है, H2SO4। ठीक है, अब जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस H2O। ZnSO4 क्या है, जिंक सल्फेट, और H2O मतलब वाटर। ठीक है, तो देखिए ये था क्या, वर्ड इक्वेशन, मतलब ये शब्दों में लिखा हुआ था और इसको हमने केमिकल फॉर्मूले के साथ रिप्रेजेंट किया और ये क्या बन गया, इसी को हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, तो चलिए आगे जो हम पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशन में वो है हमारा टॉपिक बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। A balanced chemical equation has an equal number of atoms of different elements in the reactants and products। बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो होता है जिसमें क्या होता है, जो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं उनके दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं उनके जो एटम्स होते हैं वो बराबर होते हैं। मतलब जितने रिएक्टेंट्स में होंगे उतने ही प्रोडक्ट्स में उनके एटम्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम एक रिएक्शन लिखते हैं, चलिए Zn प्लस H2SO4 क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, अब देखिए इसमें इधर Zn के कितने एटम्स है, इधर Zn के 1 एटम है और यहाँ पे Zn के कितने हैं, 1 है, तो ये तो बैलेंस है। अब देखते हैं आगे है हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने हैं, 2, और इस साइड भी हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 है। इधर सल्फर के देखिए कितने हैं, 1, इस साइड भी सल्फर कितने हैं, 1 है। ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 4, और इस साइड भी ऑक्सीजन 4। ठीक है, तो ये है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, मतलब दोनों साइड बैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज एन अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स of one or more elements in the reactants and products। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जिसमें जो एलिमेंट्स होते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में उनके एटम्स अनइक्वल होते हैं, मतलब सेम नहीं होते। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं H2 प्लस O2 क्या बनाएगा, H2O। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम मिलाते हैं तो क्या बनता है, पानी बनता है। अब इधर देखिए हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट है, 2 है, और इस साइड भी हाइड्रोजन 2 है, और इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और इस साइड ऑक्सीजन 1 ही है, तो ये बैलेंस नहीं है, तो इसको हम कहेंगे अनबैलेंस्ड है ये। ठीक है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। और आपको बैलेंस करना आता ही होगा, पहले भी बता चुके हैं, लेकिन चलिए अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे ये भी देख ही लेते हैं। अब देखिए इधर हाइड्रोजन 2 है, इस साइड भी हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन इधर 2 है और ऑक्सीजन इधर 1 है, तो इधर 2 लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए ऐसे लिखेंगे H2 प्लस O2 2H2O। अब फिर से काउंट करते हैं, देखिए हाइड्रोजन इधर 2 है और इस साइड हाइड्रोजन कितने हो गया, 4 हो गया, इधर ऑक्सीजन 2 है और इधर ऑक्सीजन 2 है। अब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हुआ, तो अब फिर से इधर हम क्या करेंगे, 2 से इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बैलेंस्ड हो जाएगा। अब जरा काउंट करिए, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 4, और इधर ऑक्सीजन 2 ही है। इधर देखिए हाइड्रोजन 2 2 जा 4 और ऑक्सीजन 2,
अब ये बैलेंस हो गया ना, तो इस तरह से हम इसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या होता है? The process of making the number of different types of atoms equal on both sides of an equation is called balancing of equation। देखिए इसका मतलब है कि इक्वेशन के दोनों साइड, इक्वेशन के दोनों साइड कहने का मतलब रिएक्टेंट वाले साइड और प्रोडक्ट वाले साइड। ठीक है, दोनों साइड हम जब क्या करते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं उसके एटम्स को जब हम दोनों साइड इक्वल कर देते हैं, बराबर कर देते हैं, उसी को कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोज वाटर बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन। क्या बना देता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो वाटर बना देते हैं। अब इसको फॉर्मूला में कैसे लिखेंगे? H2। ये H2 प्लस O2 क्या बनाता है? H2O। यहाँ पे H2 और O2 इसलिए लिखा है क्योंकि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं वो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हाइड्रोजन को हम H2 लिखते हैं और ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं क्योंकि ये डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, तो इनको मिला के क्या बन गया? वाटर बन गया। अब जरा देखिए क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? चलिए चेक करते हैं। इसको इधर लिख लेते हैं रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स में क्या क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है, और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन कितने हैं रिएक्टेंट साइड में? 2 है, और प्रोडक्ट साइड में 1 ही है। तो ये तो अनबैलेंस्ड हो गया है ना। अब इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे जगह यहाँ पे करते हैं। अगर हमें यहाँ पे ऑक्सीजन 2 चाहिए तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे? H2 प्लस O2 और 2H2O। अब जरा चेक कीजिए, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 हो गया, 2 2 जा 4, और ऑक्सीजन 2 हो गया। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन अब हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। लेकिन अगर ध्यान से देखिए, अगर हम इसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हाइड्रोजन यहाँ पे अब क्या हो गया? 2 2 जा 4, और ऑक्सीजन कितने? 2। इस साइड हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 2। अब ये बैलेंस हो गया। यही है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, मतलब इक्वेशन को बैलेंस करना। आगे अभी हम बहुत सारे एग्जांपल लेंगे, अभी क्वेश्चन भी करेंगे आगे, तो उसमें आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, केमिकल इक्वेशन में अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे कि टू मेक इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। इसका मतलब है इक्वेशन को हम ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे। तो देखिए, द केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर इंफॉर्मेटिव इन 3 वेज। ठीक है, केमिकल इक्वेशन को हम ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के 3 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 3। ठीक, उसमें से पहला क्या है? बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। पहला है कि हम जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को क्या करें, उसमें उसका फिजिकल स्टेट्स को इंडिकेट कर दें। दूसरा तरीका ये है, दूसरा कि उसमें हम हीट चेंज, जो रिएक्शन में जो हीट में जो भी कुछ चेंजेस हो रहे हैं उसको इंडिकेट करें। और तीसरा तरीका है कि कंडीशंस अंडर विच रिएक्शंस टेक्स प्लेस, कौन से कंडीशन में रिएक्शंस हुआ है उसको इंडिकेट करना। ठीक है, तो अब हम इन तीनों के बारे में ना बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहले क्योंकि फिजिकल स्टेट्स को हम कैसे इंडिकेट करेंगे, यानी टू इंडिकेट द फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन एन इक्वेशन। ठीक, तो इसमें क्या है कि 4 फिजिकल स्टेट्स है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को केमिकल रिएक्शन में इंडिकेट करने के लिए। पहला है सॉलिड, लिक्विड, एक्वस सॉल्यूशन एंड गैस। ठीक है, मतलब कि फिजिकल स्टेट्स को अगर हमें इंडिकेट करना है तो उसमें 4 चीजें हैं जिसके थ्रू हम इंडिकेट कर सकते हैं। पहला है सॉलिड, फिर है लिक्विड, फिर है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन पानी में बनाया जाता है। ठीक है, और अगला है गैस। ठीक है, अब देखिए जो सॉलिड स्टेट है उसको हम कैसे सिंबल से इंडिकेट करते हैं? एस से। और जो लिक्विड स्टेट होता है उसको हम एल से इंडिकेट करते हैं। और जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसको हम AQ से इंडिकेट करते हैं। और जो गैसियस सॉल्यूशन होता है उसको हम G से इंडिकेट करते हैं। अब चलिए एक इक्वेशन हम लिखते हैं और फिर उसमें देखेंगे कि फिजिकल स्टेट्स को हम कैसे इंडिकेट करेंगे किसी भी इक्वेशन में। तो चलिए एक इक्वेशन लिखते हैं, जैसे Zn प्लस H2SO4, और ये क्या बना देगा? ZnSO4 प्लस H2। ठीक, ये एक इक्वेशन लिखा है। अभी इसमें ना फिजिकल स्टेट्स को हमें इंडिकेट करना है, तो उसको हम कैसे करेंगे? देखिए पहले जिंक कैसा होता है, जिंक क्या होता है? जिंक सॉलिड होता है। ठीक,
तो इसके आगे हम लिखेंगे S, ठीक है। फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे। अब ये जो H2SO4 है ये कैसा होता है, ये तो एक्वस होता है, ये सॉल्यूशन होता है, ये पानी में बनाया गया सॉल्यूशन होता है। तो इसको इसके आगे हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे पहले H2SO4 और ये एक्वस होता है तो इसके आगे लिखेंगे एक्वस ब्रैकेट में, फिर बंद कर देंगे। फिर उसके बाद देखिए एरो है तो एरो लगाएंगे। और फिर ये जो जिंक सल्फेट है ZnSO4 ये भी एक्वस होता है तो इसके आगे भी हम ZnSO4 और इसके आगे भी क्या लिख देंगे AQ, ठीक है। और फिर देखिए आगे प्लस H2 हाइड्रोजन कैसा होता है, हाइड्रोजन एक गैस होता है तो इसके आगे हम गैस लिखेंगे। ये मैंने बस एक एग्जांपल लिया है, ऐसे कोई भी इक्वेशन अगर दिया जाए तो फिजिकल स्टेट्स ना उसमें हम इसी तरह से इंडिकेट करेंगे। पहले देखेंगे कि कौन कैसा क्या होता है, कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है, कौन एक्वस है। जो सॉलिड होगा उसके आगे बस ब्रैकेट में ऐसे सॉलिड लिख देंगे, जो एक्वस सॉल्यूशन होगा उसके आगे ऐसे ब्रैकेट में एक्वस सॉल्यूशन लिखेंगे, और जो गैस होगा उसके आगे ऐसे गैस लिख देंगे। तो ये बहुत आसान था, ठीक है। अगला हम देखेंगे उसमें हीट चेंजेस जो हो रहा है रिएक्शन में उसको हम कैसे इंडिकेट करेंगे, ठीक है। आगे जो है हम इंडिकेट करेंगे कि हीट चेंजेस कैसे होता है इक्वेशन में, ठीक। हीट चेंजेस के बेसिस पे ना दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, ठीक। हीट चेंजेस के बेसिस पे दो प्रकार के रिएक्शन होते हैं, पहला एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक। तो अब हम जानते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। देखिए दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो, हीट बाहर निकले या फिर हीट प्रोड्यूस हो, ठीक है। ऐसा आप कह सकते हैं कि हीट प्रोड्यूस हो तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। ऐसे याद रखने का तरीका है, एक्सो मीन्स क्या होता है, बाहर, ठीक। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकले या फिर एनर्जी बाहर निकले उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल जब क्या किया जाता है, कोल को यानी कार्बन को जब ऑक्सीजन में जलाया जाता है, ऑक्सीजन में तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में हीट भी निकलती है। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कार्बन सॉलिड होता है तो सॉलिड प्लस ऑक्सीजन O2 यानी गैस होता है, और ये क्या बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक। और प्लस इसके साथ हीट भी निकलता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हीट निकल रहा है ना तो इसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक। वैसे देखिए अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ना हमेशा अगर कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि हम कैसे पहचानेंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये, तो उसके लिए आपको ना जो प्रोडक्ट वाला साइड होगा उसके उधर ना या तो प्लस हीट लिखा होगा या फिर प्लस एनर्जी लिखा होगा, ठीक है। और या फिर ये भी हो सकता है कि प्लस हीट एनर्जी लिखा हो। अगर इनमें से कोई एक भी चीज अगर प्रोडक्ट के साइड लिखा हुआ है, जिधर मतलब जिस साइड प्रोडक्ट बना है उस साइड अगर इनमें से ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है तो हम क्या समझेंगे कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जब क्या होता है मीथेन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है और साथ ही इसमें एनर्जी भी बाहर निकलती है, हीट एनर्जी भी बाहर निकलती है। तो इस रिएक्शन को भी हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। जैसे देखिए कैसे मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, सॉरी ये 4 है। और मीथेन कैसा होता है, मीथेन एक गैस होता है और उसको हम ऑक्सीजन में जलाते हैं तो क्या बना देगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस साथ में हीट एनर्जी भी निकलती है, ठीक है। तो देखिए इसमें मीथेन को जब हमने ऑक्सीजन के साथ जलाया तो क्या क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और साथ में हीट एनर्जी। अब देखिए प्लस ये हीट एनर्जी कौन से साइड लिखा है, प्रोडक्ट के साइड लिखा है ना, तो इस रिएक्शन को भी हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल हम अगर डे टू डे लाइफ के लिए तो क्या होता है, जब हम जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन यानी जो सांस लेने की प्रक्रिया है वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि जब रेस्पिरेशन होता है तो वहां पे क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब हम देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब्ड हो, ठीक, जिसमें हीट क्या हो, एब्जॉर्ब्ड हो, उस रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल चलिए पहले यहाँ पे थोड़ा मैं ऐसे लाइन खींच लेता हूँ।
फॉर एग्जाम्पल जब नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो और उसके साथ जब उसमें हम हीट देते हैं तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन जाता है। इसको हम इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, N2 प्लस O2 प्लस हीट, क्या बना देता है ये मिलके, ये बना देगा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड यानी 2NO। ये बैलेंस इक्वेशन, मैंने डायरेक्ट बैलेंस इक्वेशन लिखा है, आप वैसे देख सकते हैं बैलेंस करके, तो ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो ये जो प्लस हीट है ये कौन से साइड लिखा है, रिएक्टेंट के साइड लिखा है ना, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का ये पहचान है कि रिएक्टेंट के साइड ये जो प्लस हीट प्लस एनर्जी प्लस हीट एनर्जी रिएक्टेंट के साइड लिखा होगा। कौन से साइड, रिएक्टेंट के साइड। और जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है उसमें कौन से साइड लिखा होता है, प्रोडक्ट के साइड। ठीक, तो ये पहचान है एक्सोथर्मिक का कि जो ये प्लस हीट प्लस एनर्जी अगर प्रोडक्ट के साइड लिखा होगा तो उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, और अगर यही चीज रिएक्टेंट के साइड लिखा होगा तो उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, अब चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन का, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3। इसको जब हम हीट करते हैं तो क्या बना देता है ये बना देगा कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO प्लस, और साथ में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक, तो देखिए अब इसमें भी देखिए रिएक्टेंट के साइड है ना प्लस हीट, तो इसका मतलब ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। पॉइंट है कि टू इंडिकेट द कंडीशंस अंडर विच द रिएक्शंस टेक्स प्लेस। अब तीसरा चीज क्या है इक्वेशन को इन्फॉर्मेटिव बनाने का, कि कोई भी रिएक्शन हो रहा है उसमें हम क्या करें, कंडीशंस को इंडिकेट कर दें, रिएक्शन कौन से कंडीशंस पे हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं अभी एक इक्वेशन लिखता हूँ और फिर एग्जांपल लिखता हूँ। उस इक्वेशन में क्या हुआ है कि जब पोटेशियम क्लोरेट, कौन सा, पोटेशियम क्लोरेट, ये रहा पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट को क्या किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है, किसके प्रेजेंस में, मैग्नीज डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में। तो क्या क्या बन रहा है, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। यहाँ पे ये जो हीट है उसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक ट्रायंगल सा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। और ये क्या इंडिकेट करता है, ये बताता है हमें हीट को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या यहाँ पे किया, कंडीशन, ये कंडीशंस है। कंडीशंस को ना हमेशा ये जो एरो हम लगाते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, इसके ऊपर या फिर इसके नीचे लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे पोटेशियम क्लोरेट को हीट किया हमने तो कहाँ पे लिख दिया, इसके ऊपर डेल्टा का साइन लगा दिया, जिससे पता चल गया कि इसको हीट किया जा रहा है और उस किसके प्रेजेंस में किया है हमने हीट, मैग्नीज डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में। ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में हमने हीट किया तो क्या बना दिया, 2KCl प्लस 3O2। 2KCl मतलब ये है पोटेशियम क्लोराइड और ये है ऑक्सीजन। ये बैलेंस है इक्वेशन, आपको मैंने पहले से ही बैलेंस कर दिया। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम। जब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं, कैसे कैसे करेंगे देखिए। फिर से मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, आप देखिए। मोनोऑक्साइड गैस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, कौन सा, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, और इसमें देखिए कैटलिस्ट क्या है, ZnO प्लस CrO3। इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, ये ना CrO3 है, CrO3। ठीक है, ZnO प्लस CrO3 यहाँ पे कैटलिस्ट है, और यहाँ पे 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और टेम्परेचर कितना डाला गया है, 300 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो पूरा का पूरा है कि कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा है, कितना टेम्परेचर डाला है और कौन सा कैटलिस्ट डाला है, इसको हम कहते हैं कि कंडीशन कौन से कंडीशन में किया गया है। और जब ये कंडीशन डाला गया तो क्या बन गया, CH3OH, जिसको हम बोलते हैं मेथनॉल। ठीक है, और या फिर इसको मिथाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं। तो ये कंडीशन है, देखिए 300 ATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और 300 डिग्री सेल्सियस यानी टेम्परेचर, और ZnO प्लस CrO3 ये एक मिक्सचर बनाया गया है ZnO और CrO3 का, और फिर इसको कैटलिस्ट के रूप में प्रेजेंस किया गया है। तो यहाँ पे ये सब के सब ये पूरा का पूरा क्या है, कंडीशंस है जिसपे रिएक्शन हुआ है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या, जब ग्रीन प्लांट जो होते हैं, ग्रीन प्लांट अपना खाना हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाता है, तो वहां पे जो रिएक्शन होता है वो कैसे होता है, देखिए जो ग्रीन प्लांट्स है वो कैसे बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है,
और फिर वो वाटर लेता है किसके प्रेजेंस में, सनलाइट, और फिर क्या करता है क्लोरोफिल के द्वारा अपना खाना बनाता है और क्या बना देता है C6H12O6 जो कि जिसको हम क्या कहते हैं ग्लूकोज, ठीक है, और उसके साथ ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कंडीशंस, एक ये पूरा का पूरा कंडीशन है, सनलाइट और क्लोरोफिल एक यहाँ पे कंडीशन है इस रिएक्शन में, ठीक। तो ऐसे और भी एग्जांपल सभी आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आप खुद भी और भी एग्जांपल्स वगैरह को सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर अब आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है हमारा स्टेप्स फॉर राइटिंग इक्वेशंस फॉर द केमिकल रिएक्शंस। इसको हम थोड़ा क्विक रिकैप कर लेते हैं कि किसी भी इक्वेशन को, केमिकल रिएक्शन को उसका इक्वेशन हम कैसे लिखें, जैसे कोई भी रिएक्शन है उसको हम इक्वेशन के रूप में कैसे लिखेंगे। तो हमारा स्टेप 1 क्या है, राइट डाउन द केमिकल रिएक्शंस इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन कीपिंग द रिएक्टेंट्स ऑन द लेफ्ट साइड एंड प्रोडक्ट ऑन द राइट साइड, ठीक है। मतलब कि जो भी हमें केमिकल रिएक्शन दिया होगा उसको क्या करें, हम पहले वर्ड इक्वेशन में लिख लें, और उसके बाद और हमें ध्यान में क्या रखना है कि रिएक्टेंट्स को हमें लेफ्ट साइड में लिखना है और प्रोडक्ट को हमें राइट साइड में लिखना है, ठीक है। दूसरा स्टेप्स है हमारा पुट द सिंबल्स एंड फॉर्मूले ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन द वर्ड इक्वेशन। मतलब जितने भी अब उसका सिंबल्स और या फिर जो भी फॉर्मूले हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के उस वर्ड इक्वेशन में क्या करें, हम पुट कर दें, ठीक। तो ये हमारा है दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या कहता है, तीसरा स्टेप्स कहता है बैलेंस द इक्वेशन बाय मल्टीप्लाइंग द सिंबल्स एंड फॉर्मूले बाय द स्मॉलेस्ट पॉसिबल फिगर्स। अब क्या करें, जो हमने सिंबल्स और फॉर्मूले लिखे हैं उसको बैलेंस कर दें फिगर्स के साथ मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अगर इधर किसी कम है तो इधर इतने से मल्टीप्लाई कर दो, अगर उधर कम है तो उधर मल्टीप्लाई कर दो, मतलब बैलेंस करना है, चाहे कैसे भी करें मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर देना है, ठीक। और जो लास्ट स्टेप है वो क्या है कि इफ possible make the equation more informative by indicating the physical states of reactants and products, by indicating the heat changes if any taking place in the reaction, and by indicating the conditions under which the reaction takes place, ठीक है। कह रहे कि अगर यदि हो सकता है तो क्या करो कि वो जो रिएक्शंस है उसमें क्या करो, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के साथ फिजिकल स्टेट्स इंडिकेट कर दो, या फिर अगर हीट चेंजेस हो रहा है तो वो इंडिकेट कर दो, या फिर कोई रिएक्शन में कुछ कंडीशन हो रहा है, कोई कंडीशन टेक प्लेस हो रहा है तो वो इंडिकेट कर दो, ठीक है। इफ हाउएवर, अब आगे क्या कह रहे हैं, इफ हाउएवर you don't have sufficient information regarding the physical state, heat changes and conditions of the reaction, these steps may be avoided। कह रहे कि यदि आपके पास ऐसा कुछ नहीं है, या ना फिजिकल स्टेट या फिर कंडीशन नहीं है या फिर कोई हीट चेंज नहीं हो रहा है, तो ये इस स्टेप्स को आप क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। सैम्पल प्रॉब्लम 1 क्या है कि राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है इस रिएक्शन का। क्या कह रही है ये रिएक्शन, मीथेन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मीथेन को जलाया जा रहा है ऑक्सीजन में और क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। देखिए इसको हम वर्ड इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, मीथेन किसके साथ जल रहा है, किसमें जल रहा है, ऑक्सीजन में, तो इसके ऑक्सीजन के साथ, और फिर उसके बाद ये क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। इसको हमने वर्ड इक्वेशन में लिख लिया, ये हमारा पहला स्टेप था। हमारा दूसरा स्टेप क्या था कि इसको अब सिंबल्स और फॉर्मूले के साथ इंडिकेट किया जाए। तो देखिए मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, ठीक है, CH4 प्लस ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2, ठीक। और उसके बाद ऐसे एरो बनाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO2 प्लस वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, ठीक। ये हमारा दूसरा स्टेप्स था। अब हमारा तीसरा स्टेप्स क्या था कि इसको हमें बैलेंस करना है। तो अब पहले चेक करते हैं क्या ये बैलेंस है। देखिए इधर कार्बन के कितने एटम है, 1 है, और इस साइड भी कार्बन 1 ही एटम है, तो कार्बन तो बैलेंस है, ठीक है। अब देखते हैं हाइड्रोजन की बारी है। हाइड्रोजन इधर कितने हैं, 4, और इधर हाइड्रोजन है 2 ही हाइड्रोजन है। तो इधर हमें क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4 हो जाएगा। तो चलिए फिर इसको हम 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया और कार्बन भी बैलेंस हो गया। अब किसकी बारी है, ऑक्सीजन की। देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 2 है, और इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 और 2 4 है, 4 है और इधर 2 ही है। तो इधर भी हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक।
और हमारा लास्ट स्टेप क्या था कि अगर कोई फिजिकल स्टेट है तो उसको हमें इंडिकेट करना है, अगर कोई कंडीशन हो रहा है तो उसको हमें इंडिकेट करना है। ठीक, तो चलिए फिर अब इसको हम इंडिकेट करते हैं। देखिए मीथेन क्या है, मीथेन एक गैस है, तो मीथेन को हम ऐसे लिखेंगे CH4, और ये गैस है ना तो इसके आगे हम गैस लिखेंगे, प्लस 2O2, ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन भी क्या है, ये गैस है। ठीक, कोई कंडीशन इसमें नहीं हो रहा है तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब फिर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक गैस है। उसके बाद 2H2O, वाटर क्या है, वाटर यहाँ पे ना गैस है। ठीक है, मतलब वाटर भी एक यहाँ पे गैस है, स्टीम की तरह है। ठीक, तो हमने हर जगह फिजिकल स्टेट्स को इंडिकेट कर दिया। तो ये मतलब इस तरीके से हम किसी भी इक्वेशन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, सैंपल प्रॉब्लम है, कन्वे द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हमें ना यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इसको क्या करना है, केमिकल इक्वेशन को बनाना भी है और उसको बैलेंस भी करना है। क्या कह रहा है देखिए, on adding an aqueous solution of sodium hydroxide to an aqueous solution of copper sulfate, copper hydroxide is precipitated and sodium sulfate remains in the solution। कह रहा है कि जब aqueous solution को सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में डाला गया, ठीक है, क्या कह रहे हैं, on adding an aqueous solution of sodium hydroxide, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन किस में डाला गया, कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में, तो क्या बन रहा है, कॉपर हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट बन रहा है, कॉपर हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बन रहा है और सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन में ही रह रहा है। तो इसको अब हम पहले, सबसे पहला स्टेप्स क्या था हमारा कि इसको वर्ड इक्वेशन में लिखना। देखिए वर्ड इक्वेशन में हम कैसे लिखेंगे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में क्या डाला जा रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये डाल दिया, और क्या बना रहा है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे देखिए अगला स्टेप हमारा क्या था कि इसको ना फॉर्मूले के साथ रिप्रेजेंट करना, या फिर फॉर्मूले या सिंबल्स जो भी होते हैं उसमें इनको लिखना। तो हमें पता है कॉपर सल्फेट का क्या फॉर्मूला होता है, CuSO4, तो हम कॉपर सल्फेट को लिख लेते हैं यहाँ पे CuSO4। ठीक है, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या फॉर्मूला है, NaOH, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने लिख लिया NaOH। ठीक, अब कॉपर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है, कॉपर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है Cu2OH2। ठीक है, Cu2OH2। ठीक, अब प्लस फिर सोडियम सल्फेट का क्या फॉर्मूला होता है, Na2SO4। दूसरा स्टेप हमारा क्लियर है। तीसरा स्टेप क्या था हमारा कि इक्वेशन को बैलेंस करना। ठीक है, और इस क्वेश्चन में भी बोला गया है कि इसको बैलेंस करना है। तो देखिए चलिए बैलेंस करते हैं। यहाँ पे कॉपर के कितने एटम है, एक है, और यहाँ पे कॉपर भी एक है, तो ये कॉपर बैलेंस है। अब बारी है सल्फर की, S की, S यहाँ पे कितने है, एक है, और S इस साइड एक है, तो सल्फर भी यहाँ पे बैलेंस है। ठीक है, अब बारी है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 और 1 5, ऑक्सीजन 5 है और इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 और यहाँ पे 4 6, तो ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन यहाँ और 4 ऑक्सीजन यहाँ, 6, और इस साइड ऑक्सीजन कितने हैं, 5 है। तो क्या किया जाए, इधर 5 है और इधर 6 है, तो इस साइड हमें क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इस साइड अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, करते हैं कि क्या ये इक्वेशन बैलेंस है। देखिए अब देखिए कॉपर यहाँ पे कितने हैं, 1 है, और कॉपर यहाँ पे भी 1 है, सल्फर यहाँ पे 1 है, सल्फर यहाँ पर भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 और 1 4 और 2 6 हो गया, और ऑक्सीजन इधर देखिए 2 और 4 6, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब बारी है सोडियम की, Na, यहाँ पे सोडियम कितने हैं, 2 है, और इस साइड भी सोडियम 2 है। ऑक्सीजन इधर, ऑक्सीजन तो हमने चेक कर लिया था। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे कितने हैं, 1, इधर 1 हाइड्रोजन है, और इधर 2 हाइड्रोजन है, नहीं एक यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये सब पूरा का पूरा इक्वेशन बैलेंस हो गया। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना था, फिजिकल स्टेट्स वगैरह अगर कुछ है तो उसको हमें इंडिकेट करना था, जो कि हमारा लास्ट स्टेप था बैलेंस करने का। ठीक, अब देखिए इसको, जो कॉपर सल्फेट होता है वो कैसा होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है, तो CuSO4 एक्वस,
यहाँ पे वैसे हमें क्वेश्चन में भी बोला है कि जो कॉपर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट है, तो हम कॉपर सल्फेट को एक्वस लिखेंगे। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी क्या बोला गया है, एक्वस, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी हम लिख देंगे 2NaOH और फिर एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोला गया है, कॉपर हाइड्रोक्साइड इज प्रेसिपिटेटेड। कॉपर हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट हुआ है, यानी प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड, तो हम लिखेंगे इसको CuOH होल ट्वाइस सॉलिड, ठीक है। Na2SO4 जो सोडियम सल्फेट है वो कह रहा है कि सॉल्यूशन में ऐसे के ऐसे ही है, यानी एक्वस है, तो इसको हम लिखेंगे Na2SO4 और ये एक्वस है तो एक्वस, ठीक है। आई होप ये आपको सैंपल प्रॉब्लम समझ में आया। चलिए अब अगला सैंपल प्रॉब्लम देखते हैं हम। सैंपल प्रॉब्लम देखने से पहले हमें ऑक्साइड्स ऑफ आयरन के बारे में पता होना चाहिए। किसके बारे में, ऑक्साइड्स ऑफ आयरन के बारे में। आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, और जिनको मालूम नहीं है वो कृपया ध्यान से देख लीजिए, ठीक। पहला है आयरन 2 ऑक्साइड, जिसको हम FeO कहते हैं, ठीक है। आयरन 2 ऑक्साइड जिसको हम FeO कहते हैं। देखिए अब क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड आयरन 2 ऑक्साइड बिकॉज द वैलेंसी ऑफ आयरन इन इट्स 2। The common name of iron 2 oxide is FeO is ferrous oxide। देखिए आयरन 2 ऑक्साइड को हम जनरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, FeO से, और इसका कॉमन नेम क्या है, फेरस ऑक्साइड। और ये आयरन 2 ऑक्साइड इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो आयरन का वैलेंसी होता है वो 2 होता है, ठीक है। अगला जो ऑक्साइड है आयरन का वो क्या है, आयरन 3 ऑक्साइड, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Fe2O3। दिस इज कॉल्ड आयरन 3 ऑक्साइड बिकॉज द वैलेंसी ऑफ आयरन इन इट्स 3 ऑक्साइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो वैलेंसी है आयरन का वो कितना होता है, 3 होता है। और इसका जो कॉमन नेम है वो कॉमन नेम है इसका फेरिक ऑक्साइड, और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं फॉर्मूला में Fe2O3, और इसको हम बोलते क्या है, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये सैंपल प्रॉब्लम पहले वीडियो पॉज कर लीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए और उसके बाद चेक कर लीजिए, ठीक है। देखिए अब ये सैंपल प्रॉब्लम क्या कह रहा है, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को बैलेंस भी करना है और उसमें सिंबल्स वगैरह स्टेट वगैरह भी बताना है। क्या कह रहा है, देखिए हीटेड आयरन मेटल रिएक्ट्स विद स्टीम ऑफ फॉर्म आयरन 2,3 ऑक्साइड Fe3O4 एंड हाइड्रोजन। हाँ कह रहा है कि आयरन मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, आयरन 2 और आयरन 3 जिसको हम Fe3O4 कहते हैं और हाइड्रोजन बना रहे हैं। तो इसको हम वर्ड इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, आयरन प्लस किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, स्टीम के साथ, क्या बना रहा है, आयरन 2,3 ऑक्साइड। आयरन 2,3 ऑक्साइड को Fe3O4 कहते हैं, ठीक। और क्या बना रहा है, हाइड्रोजन। अब हमारा अगला स्टेप क्या था कि इसको वर्ड इक्वेशन में लिखा जाए। तो आयरन का सिंबल होता है Fe, तो हम लिखेंगे यहाँ पे Fe, ठीक है। स्टीम मीन्स वाटर, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वाटर H2O। आयरन 2,3 ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, Fe3O4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन को हम क्या लिखते हैं, H2, ठीक। ये हमारा दूसरा स्टेप्स कंप्लीट हो गया। अब हमारा अगला स्टेप्स क्या था कि इनको बैलेंस करना। देखिए यहाँ पे कितने हैं आयरन, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे आयरन के कितने एटम्स है, 3 है, तो यहाँ पे हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से करना पड़ेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 3Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। अब फिर से चेक करते हैं कि बैलेंस हो गया। आयरन यहाँ पे 3 है, आयरन यहाँ पे भी 3 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2 है, लेकिन जो ऑक्सीजन है यहाँ पे 1 है और ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे आगे लिखते हैं, आगे बैलेंस करके 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस H2, ये H2, ठीक है। अब फिर चेक कीजिए, देखिए यहाँ पे आयरन कितने हैं, 3, आयरन यहाँ पे भी 3, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 8 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं,
2 ही है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे 4 2 जा 8, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 2 जा 8, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, ठीक, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, तो ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गया। अब हमारा जो लास्ट स्टेप था वो क्या था, स्टेट सिंबल वगैरह इंडिकेट करना, ठीक, और क्वेश्चन में भी बोला हुआ है कि हमें स्टेट सिंबल्स भी इसमें इंडिकेट करना है। तो चलिए अब स्टेट सिंबल्स इंडिकेट करते हैं हम। अब देखिए आयरन यहाँ पे क्या है, आयरन सॉलिड है ना, तो हम लिखेंगे, अब इसको जो कंप्लीट ओवरऑल रिएक्शन हमारा होगा 3Fe, आयरन सॉलिड होता है तो सॉलिड प्लस 4H2O, H2O यानी वाटर यहाँ पे क्या था, स्टीम थी ना, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, गैस से करेंगे, ठीक है। देखिए वाटर का फॉर्मूला होता है H2O और स्टीम का भी फॉर्मूला होता है H2O, लेकिन जब बात ऐसा बोला जाएगा ना वाटर, तो हम एक्वस लिखेंगे या लिक्विड लिखेंगे, लेकिन जब बात ऐसा किया जाएगा कि स्टीम, तो स्टीम ना भाप होता है, भाप, जिसको हम, जो कि एक गैस के फॉर्म में होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे गैस से रिप्रेजेंट किया है। तो आगे देखिए Fe3O4, Fe3O4 क्या है, Fe3O4 सॉलिड प्रोडक्ट है, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन क्या है, गैस है, तो इसको हम लिख देंगे 4H2 और आगे ऐसे ब्रैकेट में गैस लिख देंगे। आई होप आपको ये भी सिंपल प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। हमारा सिंपल प्रॉब्लम 4 क्या कह रहा है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है इस रिएक्शन के लिए। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, क्लोरीन के साथ, और क्या बना रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है H2 प्लस क्लोरीन का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोरीन का फॉर्मूला होता है Cl2, ठीक है, और हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl। अब देखते हैं हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, तो हमें हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए हाइड्रोजन भी 2, क्लोरीन भी 2, और यहाँ पे देखिए अब ये बैलेंस हो गया, तो ये तो बहुत सिंपल सा था, ये बैलेंस हो गया, ठीक है। इसको अगर इसमें इंडिकेट करने किया जाए फिजिकल स्टेट्स वगैरह, तो कैसे करेंगे आप, हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन तो गैस होता है, तो अगर हाइड्रोजन के आगे हम गैस लिखेंगे, क्लोरीन भी एक गैस होता है, तो क्लोरीन के आगे हम गैस लगाएंगे, और हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड भी गैस ही होता है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड के आगे भी हम गैस ही लिखेंगे, ठीक है। ये बहुत सिंपल था, सिंपल प्रॉब्लम ये हो गया, ठीक। अगला है हमारा सैंपल प्रॉब्लम 5, वो क्या कहता है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस इन द इक्वेशन। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसको हमें क्या करना है, ट्रांसलेट करना है केमिकल इक्वेशन में, और उसको फिर बैलेंस करना है। अब देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके क्या बना रहा है, अमोनिया बना रहा है। तो हाइड्रोजन को हम कैसे लिखते हैं, H2 प्लस नाइट्रोजन को हम कैसे लिखते हैं, N2, क्या बना रहा है ये, अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। अब जरा चेक कीजिए क्या ये बैलेंस है, हाइड्रोजन तो यहाँ पे 2 है और हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए करके देखते हैं, यहाँ हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब चेक करते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी नाइट्रोजन 2 है, तो ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गया, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल था, सिंपल प्रॉब्लम। वैसे ये आपके ना एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन भी है, ठीक है, तो आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं। चलिए अब अगला सैंपल प्रॉब्लम देखते हैं हम। चलिए अब हम सैंपल प्रॉब्लम 6 करते हैं। क्या कह रहे हैं, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है इस रिएक्शन के लिए। ये क्या कह रहे हैं, सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। कह रहे हैं कि सोडियम मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या दे रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था कि इसको वर्ड इक्वेशन में लिखना। तो चलिए पहले वर्ड इक्वेशन में लिखते हैं, सोडियम प्लस किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, वाटर के साथ, तो सोडियम प्लस वाटर क्या दे रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड।
ठीक, अब हमारा दूसरा स्टेप्स क्या था, इसको सिंबल और फॉर्मूले के साथ रिप्रेजेंट करना। तो सोडियम को हम क्या लिखते हैं, Na प्लस, वाटर को H2O, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिखते हैं हम NaOH। अच्छा, साथ में यहाँ पे एक और चीज भी बोला था, हाइड्रोजन भी मिल रहा है, तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन नहीं लिखा, हाइड्रोजन प्लस, अब यहाँ पे लिखेंगे H2। अब हमारा तीसरा स्टेप्स क्या था कि इसको बैलेंस करना। तो देखिए यहाँ पे सोडियम एक है, सोडियम का एटम एक है, यहाँ पे सोडियम, सोडियम तो बैलेंस है। अब हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 1 और 2 3 है, तो ये हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर चलिए इसको कर दें। तो यहाँ पे देखिए कितने हाइड्रोजन हो गए, 2 2 जा 4, और इधर अब कितने हैं, इधर है 2 और 1 3 ही है। तो यहाँ पे अगर हम इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए 2, यहाँ पे अब 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो 2 और 2 4। अब फिर से चेक कीजिए, यहाँ पे सोडियम कितने हैं, 1, और यहाँ पे सोडियम 2 है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब फिर से चेक करते हैं, सोडियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है और हाइड्रोजन इधर भी 2 और ये 2 4 है। उसके बाद है ऑक्सीजन, यहाँ पे कितने हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है। तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब हमारा जो लास्ट स्टेप क्या था कि इनको कोई कंडीशंस वगैरह अगर हो रहा है तो उसमें इंडिकेट करना था। तो चलिए फिर हम इसको सिंबल्स, कंडीशंस वगैरह में फिजिकल स्टेट्स वगैरह इंडिकेट करते हैं। तो इसको ऐसे लिखेंगे, 2Na, सोडियम क्या होता है, सॉलिड, तो यहाँ पे लिखेंगे सॉलिड, प्लस वाटर क्या होता है, लिक्विड, तो यहाँ लिखेंगे लिक्विड, प्लस 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है, तो एक्वस, प्लस हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन होता है गैस। ठीक, तो ये पूरा का पूरा हो गया। अब चलिए अगला देखते हैं हम। अगला सैंपल प्रॉब्लम है 7। सैंपल प्रॉब्लम 7 क्या कह रहा है, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है इस रिएक्शन के लिए, और ये रिएक्शन क्या है, मैग्नीशियम बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जल के क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो सबसे पहला स्टेप्स क्या था, मैग्नीशियम, इनको हमें वर्ड इक्वेशन में लिखना है। तो पहले वर्ड इक्वेशन में लिखते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या दे रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, अब इसको हमें सिंबल्स के साथ रिप्रेजेंट करना है। मैग्नीशियम को हम लिखते हैं Mg, ऑक्सीजन को O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO। अब जरा चेक कीजिए क्या ये बैलेंस है, मैग्नीशियम इधर 1 है और इधर मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन इधर 2 है लेकिन ऑक्सीजन इधर 1 ही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए ऑक्सीजन इधर भी 2, ऑक्सीजन इधर भी 2, लेकिन इधर मैग्नीशियम 2 हो गया और इधर 1 ही है मैग्नीशियम, तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। ठीक, अब देखिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन सब कुछ ये बैलेंस हो गया। अब इसको हम जो ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे, 2Mg, मैग्नीशियम कैसा होता है, सॉलिड, प्लस ऑक्सीजन क्या होता है, गैस, प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी सॉलिड होता है। तो ये था, बहुत सिंपल सा था जो कि हो गया। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक, छोटे छोटे हम इसमें क्वेश्चन आंसर मैंने पहले से ही सॉल्व करके रखा है, लेकिन बस मैं आपको इसमें समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कह रहे रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों कहा जाता है। तो देखिए आंसर क्या है, रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक प्रोसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस होती है जब रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, इसलिए रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहा जाता है। ठीक, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, ऑन व्हाट बेसिस
इज अ केमिकल इक्वेशन बैलेंस, कह रहा है कि किस बेसिस पे केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड होता है। तो देखिए आंसर क्या है, अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ना क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के वो इक्वल होते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ इक्वल इक्वल एटम होते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, what happens what happens chemically when quicklime is added to वाटर फिल्ड इन अ बकेट। कह रहे हैं कि क्या होगा जब हम क्विक लाइम को एक बकेट में डालेंगे और बकेट में पानी भरा हुआ है तो क्या होगा। तो देखिए आंसर है, व्हेन क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर it forms slaked lime along with evolution of heat, there will be rise in temperature of bucket। इसका मतलब है जब क्विक लाइम को हम पानी में डालते हैं तो स्लेक्ट लाइम बन जाता है और साथ में हीट भी निकलती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर, जो बाल्टी का टेम्परेचर होगा वो बढ़ जाएगा, जब आप टच करेंगे बकेट को तो आपको बहुत गर्म लगेगा वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। कह रहा है कि मैग्नीशियम रिबन को एयर में जलाने से पहले क्लीन क्यों करना चाहिए या फिर क्यों किया जाता है। तो देखिए मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम इट्स सरफेस। मैग्नीशियम रिबन को एयर में जलाने से पहले इसलिए क्लीन किया जाता है क्योंकि उस पे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो लेयर होता है वो रिमूव करने के लिए, ठीक है। इसलिए मैग्नीशियम रिबन को एयर में जलाने से पहले क्लीन किया जाता है सैंड पेपर के साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। बताना है कि जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है ये ट्रू है या फॉल्स। क्या कह रहा है स्टेटमेंट, अ केमिकल इक्वेशन कैन बी बैलेंस्ड इजिली बाय अल्टरिंग द फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। कह रहा है कि केमिकल इक्वेशन को हम आसानी से बैलेंस कर सकते हैं उनके फॉर्मूला को इधर उधर करके। तो इसका आंसर है फॉल्स, हम उसके फॉर्मूला को चेंज नहीं कर सकते, हम केवल फिगर के साथ मल्टीप्लाई करके उसको मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर सकते हैं, ना कि हम फॉर्मूला को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, व्हाट इज रॉन्ग विद द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन को देखिए, Mg+O क्या बना रहा है, MgO। कह रहा है कि इसमें क्या गलत है। तो देखिए इसमें गलत क्या है, रॉन्ग विद द केमिकल इक्वेशन इज दैट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑक्सीजन शुड बी O2, है ना। ऑक्सीजन को हम सिर्फ O नहीं लिखते हैं, O2 लिखते हैं क्योंकि ये डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है। उसके बाद बोला है करेक्ट एंड बैलेंस इट। देखिए इसको हमने बैलेंस कैसे किया, 2Mg+O2 2MgO, ठीक। ये आपको आता है बैलेंस करना, आप देख सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज सिंबल AQ, ये जो सिंबल होता है AQ, ये केमिकल इक्वेशन में क्या रिप्रेजेंट करता है। द सिंबल AQ रिप्रेजेंट्स एक्वस सॉल्यूशन इन केमिकल इक्वेशन। AQ का मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन, और ये इक्वेशन में हमें क्या दिखाता है कि कोई भी ये चीज एक्वस है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई इज फोटोसिंथेसिस, क्या चीज, फोटोसिंथेसिस कंसीडर्ड एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं। फोटोसिंथेसिस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि सनलाइट की जो एनर्जी होती है वो इस प्रोसेस में एब्जॉर्ब कर ली जाती है ना। आपको मालूम है कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो प्लांट्स क्या करती है, जो सनलाइट की एनर्जी आ रही होती है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, हाउ विल यू इंडिकेट द फॉलोइंग इफेक्ट्स इन केमिकल इक्वेशन, अ सॉल्यूशन मेड इन वाटर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो सॉल्यूशन जो वाटर में बना होगा उसको आप कैसे इंडिकेट करेंगे, अ सॉल्यूशन मेड इन वाटर इज नोन एज एक्वस सॉल्यूशन एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय AQ। जो सॉल्यूशन वाटर में बनाया जाता है उसको हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं, और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, AQ से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग प्लस हीट और प्लस हीट एनर्जी और जस्ट एनर्जी ऑन द प्रोडक्ट साइड ऑफ एन इक्वेशन।
ठीक है। देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हम कैसे इंडिकेट करते हैं, या तो प्लस हीट लिखते हैं, या फिर प्लस हीट एनर्जी लिखते हैं, या फिर सिर्फ एनर्जी लिखते हैं, किस साइड, प्रोडक्ट के साइड। ठीक है। और अगला है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में यही सेम चीज प्लस हीट एनर्जी या फिर एनर्जी हम लिखते हैं, लेकिन रिएक्टेंट के साइड लिखते हैं। इस बात को ध्यान रखना है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम प्रोडक्ट के साइड रिप्रेजेंट करते लिखते हैं, और एंडोथर्मिक में हम रिएक्टेंट के साइड लिखते हैं। ठीक है। चलिए अगला, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस द इक्वेशन। हमें यहाँ पे ना स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उसको पहले क्या करना है, केमिकल इक्वेशन में हमें कन्वर्ट करना है और फिर उसके बाद बैलेंस करना है। तो यहाँ पे चारों पार्ट आप देख लीजिए, 5 पार्ट है, पांचों पार्ट देखिए। पहला पार्ट क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हवा में जल रहा है और क्या दे रहा है, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। और इसी का और दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि फॉस्फोरस बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। फॉस्फोरस को ऑक्सीजन में जलाने के बाद क्या मिल रहा है, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। ठीक है। सी पार्ट क्या कह रहा है, कार्बन डाइसल्फाइड बर्न्स इन एयर टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। कार्बन डाइसल्फाइड हवा में जलने के बाद क्या क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। डी पार्ट क्या कह रहा है, एल्युमिनियम मेटल रिप्लेसेस आयरन मेटल फ्रॉम फेरिक ऑक्साइड गिविंग एल्युमिनियम ऑक्साइड आयरन। ठीक है। ये कह रहा है कि एल्युमिनियम मेटल क्या कर रहा है, फेरिक ऑक्साइड में से आयरन को रिप्लेस करके क्या बना रहा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड आयरन। ठीक है। ई पार्ट क्या कह रहा है कि बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद जिंक सल्फेट टू गिव जिंक क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट करके जिंक क्लोराइड और बेरियम सल्फेट दे रहा है। अब एक एक पार्ट को हम बारी से आराम से करते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहला पार्ट था हाइड्रोजन सल्फाइड वाला, तो इसको हाइड्रोजन सल्फाइड H2S प्लस O2 और H2O और SO2। ठीक है। अब हमें ना बैलेंस करना है। अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2, और यहाँ पे भी 2 है। सल्फर यहाँ पे 1 है, सल्फर इस साइड भी 1 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 और ये 2, 3 है, यानी ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अगर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर, अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, और अगर यहाँ पे भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 2 जा 2 और ये रहा 2, 4 हो जाएगा। तो चलिए फिर करते हैं, लिखेंगे इसको हम ऐसे, H2S प्लस 2O2 क्या दे रहा है, 2H2O प्लस SO2। अब देखिए ऑक्सीजन बैलेंस है कि नहीं, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब फिर से चेक करते हैं कि एक एटम को, हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे कितने हैं, 2 है, हाइड्रोजन इधर 4 है, तो हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। मतलब अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। देखिए फिर इसको अब फिर दोबारा कैसे लिखेंगे, 2H2S प्लस 2O2 क्या दे रहा है, 2H2O प्लस SO2। अब फिर से चेक करते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे 4, हाइड्रोजन यहाँ पे 4, हाइड्रोजन बैलेंस। सल्फर यहाँ पे कितने हैं, 2, और सल्फर इस साइड 1 ही है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर से लिखेंगे कैसे हम, 2H2S प्लस 2O2 2H2O प्लस 2SO2। अब फिर से चेक करते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2 2 जा 4, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 2 जा 4, तो हाइड्रोजन तो बैलेंस है। सल्फर यहाँ पे देखिए 2 है और सल्फर इधर भी 2 है, सल्फर भी बैलेंस। ऑक्सीजन देखिए कितने हैं, इधर 2 2 जा 4 और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और इधर ऑक्सीजन 2 2 जा 4 और ये 2, 4 और 2 6 हो गया, तो फिर ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुआ। अब इधर 6 ऑक्सीजन है और इधर 4 ही है, तो अगर हम इस 2 की जगह अगर यहाँ पे हम 3 लिख दें तो 3 2 जा 6, और ये देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन भी फिर 6। ठीक है, तो ये बैलेंस हो गया। एक बार दोबारा चेक करते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 2 जा 4, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने 2 2 जा 4, हाइड्रोजन बैलेंस है। अब सल्फर को देखिए, सल्फर यहाँ पे 2 है और सल्फर इस साइड भी 2 है, सल्फर भी बैलेंस।
अब ऑक्सीजन को देखिए 3 2 जा 6 और ऑक्सीजन 2 यहाँ पे और 2 2 जा 4 और 4 और 2 6, यानी ये बैलेंस हो गया। तो हमारा जो ओवरऑल रिएक्शन है ये वाला है, ठीक है। हम इसको नहीं लिखेंगे, ये गलत और ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलिए अब इसका अगला ही पार्ट देखते हैं, क्या कह रहा है। फोस्फोरस बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव फोस्फोरस पेंटाऑक्साइड। देखिए ये रहा, फोस्फोरस को हम कैसे लिखते हैं, P4 प्लस ऑक्सीजन O2 और फोस्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5। अब इसको हमें बैलेंस करना है। देखिए फोस्फोरस यहाँ पे कितने हैं, 4 है और यहाँ पे फोस्फोरस 2 है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, P4 प्लस O2 2 P2O5। अब चेक करिए, फोस्फोरस यहाँ पे 4 है और फोस्फोरस यहाँ पे भी 2 2 जा 4, तो फोस्फोरस बैलेंस। अब ऑक्सीजन को देखिए, यहाँ पे कितने हैं, 2 और ऑक्सीजन यहाँ पे 5 2 जा 10 हो गया। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, P4 प्लस 5O2 2 P2O5। अब फिर से चेक कीजिए, फोस्फोरस यहाँ पे 4 है, फोस्फोरस यहाँ पे भी 4 है, ऑक्सीजन 5 2 जा 10 और ऑक्सीजन 5 2 जा 10, तो ये पूरा बैलेंस हो गया। तो हमारा ये वाला गलत और ये वाला सही लिखेंगे। पेपर में ना पेपर में या फिर टेस्ट में जो भी, आप इसको ना ऐसे बार बार इक्वेशन नहीं लिखेंगे, आप इसको रफ में कहीं पे ऐसे इनको कैलकुलेट कीजिएगा और जो बिल्कुल राइट आंसर है ना, जैसे ये, इसको सिर्फ लिखेंगे आंसर में, ठीक है। अगला पार्ट देखिए, वो क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट उसको फॉर्मूले के साथ लिख दिया है। तो क्या है, CS2 प्लस O2 CO2 और SO2। अब इसको बैलेंस करते हैं, मैं सीधा बैलेंस करके आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कार्बन 1 है, कार्बन इधर भी 1 है, कार्बन बैलेंस है। सल्फर यहाँ पे 2 है, सल्फर यहाँ पे 1 ही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस साइड सल्फर को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, CS2 प्लस O2 CO2 प्लस 2SO2। अब चेक कीजिए, कार्बन यहाँ पे 1 है, कार्बन यहाँ पे भी 1 है, सल्फर यहाँ पे 2 है, सल्फर यहाँ पर भी 2 है, तो कार्बन और सल्फर बैलेंस हो गया। अब बारी है किसकी, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 2 और ये 2 2 2 जा 4 और ये 2 6 है, इस साइड 6 है और इधर 2 ही ऑक्सीजन है। तो अगर हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 2 जा 6 इधर हो जाएगा और 6 इधर और बैलेंस हो जाएगा। तो देखिए इसको हम कंप्लीट कैसे लिखेंगे, CS2 प्लस 3O2 क्या दे रहा है, CO2 प्लस 2SO2। अब जरा फिर से चेक कीजिए, कार्बन यहाँ पे 1 है, कार्बन यहाँ पर भी 1 है, सल्फर यहाँ पे 2 है, सल्फर यहाँ पर भी 2 है, हाँ, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 2 जा 6 है और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और ये 2 2 जा 4 4 और 2 6, तो ये बैलेंस हो गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। अब इसको बैलेंस करते हैं। एल्युमिनियम यहाँ पे 1 है और एल्युमिनियम यहाँ पे 2 है, तो इस साइड हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको हम लिखेंगे 2Al प्लस Fe2O3 Al2O3 प्लस Fe, ये 3 है। अब देखिए एल्युमिनियम यहाँ पे 2 है, एल्युमिनियम यहाँ पर भी 2 है। अब देखिए आयरन यहाँ पे 2 है और आयरन यहाँ पे 1 ही है, तो इधर कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो इसको हम फिर कैसे लिखेंगे, 2Al प्लस Fe2O3 Al2O3 प्लस 2Fe। अब फिर से चेक करते हैं, यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम 2 है, एल्युमिनियम यहाँ पर भी 2 है, आयरन यहाँ पे 2 है, आयरन इस साइड भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 3 और ऑक्सीजन यहाँ पर भी 3, यानी ये पूरा बैलेंस हो गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। अब इसको बैलेंस करते हैं। बेरियम यहाँ पे कितने हैं, 1 है, बेरियम यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, क्लोरीन यहाँ पर भी 2 है, क्लोरीन भी बैलेंस। जिंक यहाँ पर 1 है और जिंक यहाँ पर भी 1 है, सल्फर यहाँ पर 1 है, सल्फर यहाँ पर भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पर भी 4 है, तो ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है। चलिए फिर अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, राइट
द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें इस इक्वेशन को ना बैलेंस करके लिखना है। क्या है ए पार्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या दे रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH का होल ट्वाइस, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और वाटर H2O। अब इसको हमें बैलेंस करना है। देखिए कैल्शियम यहाँ पे एक है, कैल्शियम इधर भी एक है। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे कितने हैं, 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, तो ऑक्सीजन इधर 4 हो गया। अब इधर देखिए ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन यहाँ पे और 1 ऑक्सीजन यहाँ पे, तो 4 ये भी हो गया, यानी ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। ठीक है, अब इधर देखिए जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना है इधर, हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन इधर है और इधर भी 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस है। ठीक है, अब देखिए कार्बन इधर एक है, कार्बन इधर भी एक है, और लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे गड़बड़ हो गया, दोबारा देखिए कैल्शियम यहाँ पर एक है, कैल्शियम यहाँ भी एक है। ठीक है, कैल्शियम बैलेंस है। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और 2 4 है इधर ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन इधर 3 और 1 4 ऑक्सीजन इधर भी है, यानी ऑक्सीजन भी बैलेंस है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन इधर है और 2 हाइड्रोजन इधर है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। ठीक है, कार्बन यहाँ पे एक है और कार्बन इधर भी एक है। ठीक है, तो कार्बन भी बैलेंस, ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड ही है। ठीक, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। फिर अगला देखिए एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड क्या दे रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, एल्युमिनियम Al प्लस कॉपर क्लोराइड क्या होता है, CuCl2, एल्युमिनियम क्लोराइड क्या होता है AlCl3 और कॉपर Cu। अब देखिए एल्युमिनियम यहाँ पे कितने हैं, एल्युमिनियम एक है, एल्युमिनियम इस साइड भी एक है, कॉपर यहाँ पे एक है, कॉपर इधर भी एक है, लेकिन जो क्लोरीन है इधर 2 है और इधर क्लोरीन 3 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्लोरीन बैलेंस हो जाएगा। चलिए फिर इसको लिखते हैं Al प्लस 3CuCl2 क्या दे रहा है, और इधर कितने से मल्टीप्लाई करना था, 2 से, 2AlCl3 प्लस Cu। अब जरा दोबारा चेक कीजिए, एल्युमिनियम यहाँ पे एक है, एल्युमिनियम यहाँ पे 2 है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब फिर से चेक कीजिए, एल्युमिनियम 2 है, एल्युमिनियम इधर भी 2 है। इधर देखिए अब कॉपर इधर कितने हैं, 3 है और कॉपर इधर 1 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर 3 से मल्टीप्लाई। अब देखिए कॉपर भी 3, इधर भी कॉपर 3। क्लोरीन देखिए 3 2 जा 6 और इधर देखिए क्लोरीन 3 2 जा 6, तो ये बैलेंस हो गया। ठीक, बहुत आसान था। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें कंप्लीट भी करना है और बैलेंस भी करना था, तो मैंने यहाँ पे पहले से ही सॉल्व कर रखा है, आपको सब समझा देता हूँ सिर्फ मैं। क्या था, NaOH प्लस यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स था, क्या यहाँ पे डालना है वो हमें सोचना था, Na2SO4 H2O। तो NaOH में हम क्या डालें कि ये Na2SO4 बन जाएगा। देखिए H2SO4 अगर हम डाल देंगे तो ये बन जाएगा। कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पे डालते हैं H2SO4। ठीक है, अब देखिए यहाँ, चलिए यहाँ पे मैं लिख के दिखा देता हूँ कि ये कैसे हुआ। NaOH प्लस इसमें हमने क्या डाला, H2SO4 कैसे बन गया, ये देखिए सोडियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर देगा। ठीक है, क्योंकि सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, ये आप 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी आपको जस्ट पता होना चाहिए कि सोडियम हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो ये सोडियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को यहाँ से बाहर भगा देगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा Na2SO4 और प्लस ये H2 और ये एक वाटर, तो ये यहाँ पे वाटर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये बाहर निकल गया। अब इसको बैलेंस करना है ना, तो देखिए बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पे 1 सोडियम है, यहाँ पे 2 सोडियम है। देखिए ये मैंने ना ऑलरेडी बैलेंस कर दिया है और आपको ना बैलेंस करना भी अब आ ही गया होगा, और ये सारे क्वेश्चन बहुत आसान है, तो मैं चाहूंगा कि ये सारे क्वेश्चन आप देखें और उसके बाद ना पहले खुद से सॉल्व करें और उसके बाद फिर
इसमें वीडियो में देखें और अपना आंसर मैच करें। और फिर भी अगर कोई डाउट आती है तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन मुझे लगता नहीं है कराने की जरूरत है, आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में और भी कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए फिर अभी के लिए इतना ही।